के भौगोलिक विभाजन की हम बात कर रहे हैं। भारत का भौगोलिक विभाजन और भौगोलिक विभाजन में आपने देखा था, हमने हिमालय पर्वत कंप्लीट कर लिया था। हिमालय पर्वत हो चुका था। हिमालय पर्वत के बाद जो दूसरा पार्ट था ये था उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान हम आज पढ़ेंगे, विशाल मैदान। इसके बाद तीसरा पोर्शन मैंने बताया है, इसमें भारतीय मरुस्थल है, मरुस्थल। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, और फिर लास्ट में पढ़ना था भारतीय तट एवं द्वीप। फिर आते हैं भारतीय तट व द्वीप। तो इन पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और इसमें हिमालय पर्वत हमने कंप्लीट किया। और आज बात करते हैं उत्तर के विशाल मैदान की। तो हेडिंग लिखेंगे उत्तर का विशाल मैदान। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे उत्तर का विशाल मैदान। अब उत्तर के विशाल मैदान की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत देखो, सबसे पहली चीज क्या आती है उत्तर के विशाल मैदान में। सबसे ऊपर होता है भाबर, सबसे पहले है भाबर, फिर आता है तराई, फिर आता है बांगर, फिर आता है खादर, और फिर आता है डेल्टा। तो इतनी चीजें हम इसमें समझेंगे। नंबर 1 भाबर, नंबर 2 तराई। पहला होता है भाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर, चौथा होता है खादर और पांचवा होता है डेल्टा। इन 5 भागों को हम उत्तर के विशाल मैदान में समझेंगे। जैसा कि आप जानते हो, सबसे ऊपर होता है हिमालय पर्वत। सभी लोग हिमालय पहाड़ में रहते हैं, तो सब लोग जैसे ही नैनीताल भीमताल से अगर हिमालय से नीचे की तरफ आओगे तो सबसे पहले हल्द्वानी में पहुंचोगे। जैसे ही आप हल्द्वानी में पहुंचोगे तो हल्द्वानी का क्षेत्र कहलाता है भाबर। और नीचे की तरफ चले जाओ तो हल्द्वानी से जैसे आगे बढ़ोगे तो आप किच्छा सितारगंज उधम सिंह नगर में चले जाओगे। और उधम सिंह नगर में जैसे ही जाओगे तो उधम सिंह नगर का क्षेत्र क्या आता है, तराई का क्षेत्र आता है। तो भाबर तराई सब लोग जानते हैं। एक बार आप लोग देखना, हिमालय से ये नदियां इस तरीके से आती हैं और ऐसे आगे को बढ़ती है ये नदियां। जब ये हिमालय से ऐसे नदियां आती हैं तो इस तरीके से अपने साथ यहाँ से तेजी से जो भी कंकड़ पत्थर रेता बजरी होता है इसको बहा करके नदी आगे लाती है और इस भाबर के क्षेत्र में ला करके इकट्ठा कर देती है। सभी लोग अच्छे से समझना कि भाबर का जो क्षेत्र है, हिमालय के जस्ट बाद जो मैदान का क्षेत्र होता है, हिमालय के ठीक बाद में स्थित मैदान का क्षेत्र भाबर कहलाता है। ठीक है, हिमालय के बाद का जो मैदानी क्षेत्र है ये भाबर कहलाता है। यहाँ पर नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर रेता बजरी ला करके इकट्ठा कर देती है। इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। और यहाँ की विशेषता यह है, यहाँ की मिट्टी में कंकड़ पत्थर रेता बजरी मिलता है। कंकड़ पत्थर रेता बजरी ये यहाँ पर सर्वाधिक पाया जाएगा। इसलिए ये वाला जो क्षेत्र है ये खेती के लिए उपयोगी नहीं होता, तो ध्यान रखेंगे जो भाबर का क्षेत्र होता है खेती के लिए उपयोगी नहीं होता, लेकिन ये खनन के लिए उपयोगी होता है। किस चीज के लिए उपयोगी होता है, खनन के लिए उपयोगी होता है। तो खनन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। इसलिए आप जानते ही हो यहाँ पर डंपर दिन भर घूमते रहते हैं, वो इसलिए घूमते हैं कि खनन कार्य करने के लिए। ठीक है, तो ये भाबर का जो क्षेत्र है, भाबर का क्षेत्र आप देख रहे हो कि ये खेती के लिए उपयोगी तो नहीं होता, लेकिन खनन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि यहाँ पर कंकड़ पत्थर रेता बजरी की अधिकता पाई जाती है। उसका कारण आप समझ रहे हो कि जो हिमालय से नदियां आती हैं, यहाँ से जब नदियां आती हैं तो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर रेता बजरी लाती हैं ये सब ला करके इधर इकट्ठा कर देती हैं। ठीक है, हिमालय में आपने देखा था यहाँ से जैसे ही हम भाबर से ऊपर गए तो सबसे पहली जो श्रेणी थी शिवालिक श्रेणी, उसके ऊपर मध्य हिमालय और सबसे ऊपर क्या था, बृहद हिमालय। तो ये शिवालिक, ये मध्य हिमालय, ये बृहद हिमालय और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये है भाबर का क्षेत्र। तो सबसे पहला क्षेत्र है भाबर। भाबर से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये वाला क्षेत्र होगा तराई। अब यहाँ पर मिट्टी के महीन कण होंगे, मिट्टी के महीन कण इस क्षेत्र में पाए जाएंगे तराई के क्षेत्र में। यहाँ से नदियां जब आगे जाती हैं तो कंकड़ पत्थर रेता बजरी तो यहाँ रह गया, लेकिन जो मिट्टी के महीन कण हैं ये तराई के क्षेत्र में चले जाते हैं। ठीक है, तो मिट्टी के महीन कण इस तराई के क्षेत्र में चले जाते हैं। तो यहाँ पर इस तराई के क्षेत्र की विशेषता यह है कि इस क्षेत्र में
एक तो मिट्टी के महीन कण पाए जाते हैं, मिट्टी के महीन कण होते हैं, कण पाए जाते हैं, फिर रह गया, हाँ फिर आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगी, कोई याद नहीं दिलाता, बिल्कुल याद नहीं दिलाते, है ना। चलिए, तो ये हिमालय पर्वत, फिर से देखो भारत के भौगोलिक विभाजन की हमने बात की थी, इसमें सबसे पहले हमने हिमालय पर्वत को पढ़ा। आज जो बात कर रहे हैं उत्तर के विशाल मैदान की बात कर रहे हैं, और उत्तर का जो ये विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान है, इसमें 5 भाग है। सबसे पहला भाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर, चौथा खादर और पांचवा डेल्टा। इन 5 भागों में उत्तर के विशाल मैदान को बांटा गया है। तो सबसे पहला है भाबर। भाबर देखिए, भाबर इस हिमालय के बाद, हिमालय के ठीक बाद में जो मैदानी क्षेत्र होता है, इसे हम भाबर कहते हैं। और इस भाबर की विशेषता यह है, इस भाबर क्षेत्र में हिमालय से नदियां अपने साथ कंकड़, पत्थर, रेता, बजरी ला करके एकत्र कर देती है, जिस कारण से ये भाबर का क्षेत्र खेती के लिए उपयोगी नहीं होता, बल्कि खनन के लिए ये सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। तो भाबर का क्षेत्र किस चीज के लिए उपयोगी होता है? तो खनन के लिए होता है, और खेती के लिए उपयोगी नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर पानी क्या होता है? पानी यहाँ पर बहुत अधिक गहराई में चले जाता है। ये ऊपर कंकड़, पत्थर, रेता, बजरी आ जाते हैं, और पानी बहुत अधिक गहराई में चले जाता है। कभी कभी अगर आपको याद होगा तो गोला में अगर देखोगे, अच्छा, इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि हम लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ये भी सही कह रहे हो, है ना, पता ही नहीं चलता है ना रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है करके। अरे ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो ये भाबर के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, हो जाता है वो कभी कभी, मुझे ही याद नहीं रहती तो आप लोगों को कहाँ याद रहेगी, है ना। कंकड़, पत्थर, रेता, बजरी आदि यहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं, हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो पानी गहराई में चले जाता है। पानी, मैं ये कह रहा हूं कि भाई गोला में अगर कभी देखो तो आपको जब बरसात के टाइम में तो पानी दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही जैसे थोड़ा गर्मी होगी तो यहाँ बिल्कुल पानी नहीं दिखाई देगा। भीमताल से जब आप नीचे की तरफ को आओगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं दिखेगा। आप देखोगे नीचे नीचे आगे को जा रही है, किच्चा सतारगंज को यहाँ से ऊपर से पानी जब दिखाई देखते हैं तो यहाँ लाल कुआं, किच्चा सतारगंज, इस एरिया में पानी दिखाई देता है, यहाँ नहीं दिखाई देता। उसका कारण भी है, देखो उसका कारण क्या है, उसके पीछे भी कारण समझो। उसका कारण ये होता है कि यहाँ कंकड़, पत्थर, रेता, बजरी है, और पानी क्या होता है, पानी अत्यधिक गहराई पर चले जाता है। पानी जब गहराई में चले जाता है तो यहाँ पर रेता, बजरी तो दिखाई देता है, पानी नहीं दिखाई देता। जैसे ही आगे जाते हैं यहाँ कंकड़, पत्थर, रेता, बजरी नहीं होता, बल्कि यहाँ पानी ऊपर आ जाता है। तो किच्चा सतारगंज या फिर नानकमता की तरफ, इंद्रजीत जी आपके घर की तरफ, वहां देखेंगे तो बहुत जल्दी थोड़ा सा खुदाई करने पर पानी निकल आता है। ट्यूबवेल होंगे उन क्षेत्रों में, ट्यूबवेल बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो इसका कारण यह है, तराई क्षेत्रों में मिट्टी के महीन कण पाए जाते हैं, और यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है जो खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। और यहां देखो पानी, पानी यहां पर पानी ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है इस क्षेत्र में, पानी ऊपर आ जाता है इस क्षेत्र में। जब पानी ऊपर आ जाता है तो बहुत कम खुदाई करने पर पानी निकल आता है। ठीक है, तो बहुत कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत कम खुदाई करने पर पानी निकल आता है, तो उसे हम कहते हैं तराई का क्षेत्र। तो ये पूरा क्षेत्र है ये भाबर, और ये क्षेत्र कौन सा है, तराई का क्षेत्र। और तराई खेती के लिए, किस चीज के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, तो ये खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है, के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। तो खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्षेत्र कौन सा है, तो ये तराई का क्षेत्र सबसे ज्यादा उपयोगी होता है खेती के लिए। यहाँ क्योंकि यहाँ पर मिट्टी के महीन कण पाए जाते हैं, और इसमें जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, और बहुत कम पानी, खुदाई करने पर पानी ऊपर निकल आता है, जिससे यहाँ पर खेतों में ही सबके घरों के आसपास ट्यूबवेल यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें धान, गन्ना और गेहूं की खेती, धान, गन्ना, गेहूं की खेती यहाँ पर सर्वाधिक होती है। तो इस तरीके की खेती के लिए तराई का क्षेत्र उपयोगी है। तो सबके समझ में आ गया होगा कि भाबर क्या है और तराई क्या होता है। ठीक है, तो भाबर और तराई का अंतर सब समझ गए होंगे। भाबर क्षेत्र हिमालय के ठीक बाद का मैदानी क्षेत्र भाबर कहलाता है। यहाँ पर कंकड़, पत्थर, रेता, बजरी पाया जाता है, जिस कारण से यह क्षेत्र खेती के लिए उपयोगी नहीं होता। लेकिन वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो तराई के क्षेत्र में मिट्टी के महीन कण पाए जाते हैं, जिससे खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हो जाता है। इसमें धान, गन्ना, गेहूं की खेती होती है, और यहाँ पर
जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और पानी ऊपर आ जाता है, बहुत कम खुदाई करने पर पानी निकल आता है। ठीक है, तो ये हो गया तराई, भाबर तराई तो ये हो गया। अब आता है डेल्टा। डेल्टा की अगर बात करें, यहां पर मिट्टी क्या, अब आगे समझो। नदी क्या होता है, नदी जब समुद्र में गिरने वाली होती है उससे पहले नदी का पानी देखिए इस तरीके से कई शाखाओं में बढ़ जाता है, ये अनेक शाखाओं में बढ़ जाता है। जब नदी का पानी इस तरीके से कई शाखाओं में बढ़ जाता है तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं डेल्टा। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को कहा जाता है डेल्टा, कहा जाता है डेल्टा। तो ये है क्षेत्र डेल्टा। और यहां पर देखिए, यहां पर मिट्टी के सबसे ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में मिट्टी के सर्वाधिक महीन कण, मिट्टी के सर्वाधिक महीन कण पाए जाते हैं, महीन कण पाए जाते हैं। तो यहां पर मिट्टी के सबसे ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। और इसमें मुख्य रूप से देखो, ये धान और जूट के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी, धान और जूट के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है, ये जूट के लिए सर्वाधिक उपयोगी। ठीक है, सर्वाधिक उपयोगी क्योंकि इसके लिए पानी की सबसे ज्यादा अधिकता पाई जाती है। तो यहां पर सबसे ज्यादा पानी होता है, इस तरीके की मिट्टी होती है। सबसे महीन कण, मिट्टी के सबसे महीन कण किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इसी डेल्टा वाले क्षेत्र में मिट्टी के सबसे ज्यादा महीन कण देखने को मिलेंगे। तो ये तीन बातें उम्मीद है सबको समझ आया होगा कि भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। अब रही बात बांगर और खादर की, तो फिर मैं बांगर और खादर बताता हूं आपको कि क्या होते हैं। तो सब आप लोग एक बार इसको, इस स्ट्रक्चर को बनाना है तो बना लो, समझना है तो समझ लो। भाबर, तराई और डेल्टा, ये तीन चीजें हमने यहाँ पर समझ ली है। ठीक है, चलिए एक बार इसको बनाओ और फिर हम इनके बारे में लिखना शुरू करते हैं। और फिर बांगर खादर भी मैं आपको इसके साथ ही बता देता हूँ। आपने पहाड़ में तल बगड़ मल बगड़ सुना होगा, बगड़ कहते हैं, बगड़। बगड़ मतलब होते हैं बागर, बांगर, बांगर का मतलब क्या है, बगड़ होते हैं, है ना। ये हिमालय का क्षेत्र था जो कल हमने पढ़ा था। ये बृहद हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये शिवालिक, ये हिमालय की तीन श्रेणियां थी। यहां से ग्लेशियरों से नदियां आती हैं और इस क्षेत्र में आती है। तो यहाँ पर कंकड़ पत्थर रेता बजरी इकट्ठा हो जाता है, तो ये भाबर है। यहाँ से आगे जाते हैं तो यहाँ पर तराई के क्षेत्र में मिट्टी के महीन कण पाए जाते हैं और ये खेती के लिए उपयोगी होता है। और यहाँ पानी ऊपर आ जाता है, जबकि यहाँ पानी गहराई में चले जाता है। फिर नदियां जब आगे बढ़ती हैं तो अपने मुहाने में पहुंचती हैं, तो नदियां कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं और नदी का पानी दूर दूर तक बिखर जाता है। तो इस पूरे क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। और डेल्टा का क्षेत्र धान और जूट के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, हाँ, रायपुर वाला खादर एरिया, हाँ हो सकता है वहां कहते होंगे, है ना, खादर एरिया कहते होंगे उसको। सोंग नदी का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां सोंग नदी है ना। रतमऊ है, सोरानी नदी है, सोंग नदी है उधर को। हरिद्वार के क्षेत्र में रतमऊ सोनाली और वहां पर सोंग नदी हो। हाँ, उधर खादर कहते होंगे, फिर बांगर खादर। लेकिन ये बाढ़ के मैदान होते हैं ना, बाढ़ के मैदान, जहां नदियों की पहले बाढ़ आती थी, अब वो नहीं आती होगी। प्राचीन बाढ़ के मैदान तो वैसे बांगर होते हैं, आधुनिक बाढ़ के मैदान खादर होते हैं, है ना। नदियों के किनारे जो बाढ़ के मैदान है, हाँ दलदल होगा वो वहां पर, है ना। बिल्कुल। बांगर भी, बगड़ भी आपने सुना होगा। अगर गांव में कहते हैं तल बगड़ मल बगड़, इस तरीके के शब्द प्रयोग करते हैं, तो बगड़ जो होते हैं, बगड़ भी वही होते हैं। नहीं नहीं, ये वाला सितारगंज नानकपता का जो क्षेत्र है ना, यहाँ का क्षेत्र जो है तराई हुआ, तराई। डेल्टा वहां हुआ जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं, समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां डेल्टा होते हैं। जैसे हमने इस तरीके से देखा था ना, ये यहां से नदियां गई, ये ऐसे, अब यहाँ पानी ये कई शाखाओं में बढ़ जाएगा। समुद्र में गिरने से पहले नदियों का पानी कई शाखाओं में बढ़ जाता है, इसे डेल्टा कहते हैं। ये गंगा नदी यहां से आई है पश्चिम बंगाल में, डेल्टा कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, इधर उड़ीसा वाले क्षेत्रों में होगा, है ना, ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में होगा डेल्टा। तो ये तटीय क्षेत्रों में डेल्टा होते हैं। और ये यहाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ है, अरब सागर वाले डेल्टा नहीं बनाती है नदियां। तो इस पूरे क्षेत्र में डेल्टा पाई जाते हैं, जो ये तटीय, समुद्र तटीय क्षेत्र है। ठीक है,
और बाकी के ये जो क्षेत्र है, हमारा जो उधम सिंह नगर का क्षेत्र है या यूपी का अधिकांश क्षेत्र है, बिहार में है, और झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनमें अधिकांश क्षेत्र तराई होते हैं। ठीक है, ठीक है। किसको ये वाला पूरा है? कौन सा वाला कह रहे हो? ये वाला ना, यही यही जो अभी बताया है, उत्तर के विशाल मैदान को कह रहे हो ना? उत्तर के विशाल मैदान को कह रहे हैं। हाँ, ठीक है। देखो, उत्तर भारत का जो भौगोलिक विभाजन है, इसमें नंबर 1 है हिमालय पर्वत। पहला है हिमालय पर्वत, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है भारतीय मरुस्थल, चौथा है प्रायद्वीपीय पठार और पांचवें है भारतीय तट व द्वीप। ये 5 भागों में तो भारत के भौगोलिक विभाजन को बांटा गया है। ठीक है, जो भारत है इसको कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। सबसे पहले ये हिमालय वाला क्षेत्र था, ये वाला। दूसरा इसके नीचे ये पूरा ये उत्तर का विशाल मैदान हो गया। तीसरे हमने क्या लिखा है? भारतीय मरुस्थल लिखा है, तो इधर को मरुस्थल का एरिया है। चौथा हमने क्या लिखा है? भारतीय ये प्रायद्वीपीय पठार लिखा है। पांचवा ये भारतीय तट ही है, ये तट और द्वीप यहाँ को होंगे ऐसे, जो छोटे छोटे द्वीप है। तो इस तरीके से विभाजित किया गया। ये तो पूरा हिमालय था, इतना जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य थे ये सब हिमालय में आए। उसके नीचे को क्या है? उत्तर का विशाल मैदान। ये पूरा क्या है? उत्तर का विशाल मैदान। ये है उत्तर का विशाल मैदान। फिर इधर का क्या है? भारतीय मरुस्थल है ये वाला क्या है? भारतीय, ये है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, और ये है भारतीय तट, और ये है द्वीप। तो इस तरीके से ये तो हो गया, पूरे भारत का हमने विभाजन कर दिया भौगोलिक रूप से। उसमें कल हमने हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ लिया था। हिमालय पर्वत सबके समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे पहले हमने शिवालिक देखी थी, शिवालिक श्रेणी। उसके ऊपर को गए तो मध्य हिमालय देखा, मध्य हिमालय के ऊपर को गए तो बृहद हिमालय गया देखा, और इसी में एक पार हिमालय भी हमने देखा, और एक पूर्वांचल की पहाड़ियां देखी। तो ये तो हिमालय वाला कल तक हमने जो पढ़ा था वो सबको क्लियर हो गया होगा। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर के विशाल मैदान की। उत्तर के विशाल मैदान में पहला है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर, चौथा है खादर और पांचवा है डेल्टा। तो उत्तर के विशाल मैदान को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज भाबर, तराई और डेल्टा को समझा हमने कहा कि जो हिमालय से जो नदियां निकल के आती हैं, यहाँ ग्लेशियरों से नदियां निकल करके आएंगी, और ये जैसे ही यहाँ पर मैदान में आएंगी तो मैदान में आकर के अपने साथ जो भी कंकड़ पत्थर रेता बजरी लेकर के आई है वो सब इकट्ठा कर देती है। तो इस जहां पर कंकड़ पत्थर रेता बजरी होता है, इस क्षेत्र को कहते हैं भाबर। यहाँ पर नदियों का पानी अत्यधिक नीचे चले जाता है, क्योंकि ऊपर कंकड़ पत्थर रेता बजरी आ जाता है, और यह क्षेत्र खेती के लिए उपयोगी नहीं होता। यहाँ से नदियां जब आगे बढ़ती है तो नदियों का पानी ऊपर आ जाता है, और यहाँ मिट्टी के महीन कण पाए जाते हैं। मिट्टी के महीन कण पाए जाते हैं, तो ये क्षेत्र खेती के लिए उपयोगी होता है। इसमें धान, गन्ना, गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है, और इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और ये यहाँ पर पानी ही ऊपर आता है। और यहाँ पर मैं आपसे इसके बाद एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग उस पर ध्यान देंगे। यहां से जब नदी आगे बढ़ेगी तो समुद्र में गिरने से पहले नदियों का पानी कई शाखाओं में बढ़ जाता है। इन्हीं शाखाओं को, जब कई शाखाओं में पानी बढ़ जाता है, दूर दूर तक पानी चले जाता है और मैदान बन जाते हैं सारे, तो इसे हम कहते हैं डेल्टा। डेल्टा वाले क्षेत्र में मिट्टी के सबसे महीन कण पाए जाते हैं, और यहाँ ये जो मिट्टी होती है ये धान और जूट के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। डेल्टा किन क्षेत्रों में मिलते हैं? जैसे पश्चिम बंगाल में डेल्टा हो गया, वैसे ही उड़ीसा में डेल्टा हो गया, आंध्र प्रदेश में डेल्टा हो गया, तमिलनाडु में डेल्टा हो गया। ये सारे के सारे क्षेत्र किस चीज के लिए होते हैं? डेल्टा के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो डेल्टा वाला ये खेती के लिए, धान जूट के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसमें डेल्टा की यहां पर बात की। तो 3 चीजें होगी, भाबर, तराई और डेल्टा। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन से क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? चलिए आंसर करो जल्दी से। पाताल तोड़ कुएं किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? भाबर में, तराई में, डेल्टा में, या बांगर, खादर? बताइए। पाताल तोड़ कुएं। ठीक है, चलिए, अधिकांश लोगों के बिल्कुल ठीक है, सबका सही है। एक ये भाबर, इनने पता नहीं कैसे लिख दिया, प्रेरणा ने, है ना। भाबर में नहीं, सब ये तराई क्षेत्र में मिलते हैं।
हाँ, ये इनको इसलिए कंफ्यूज हो रहा होगा कि बहुत अधिक नीचे पानी होता है तो इसे पाताल तोड़ कुएं, इसे नहीं कहते। पाताल तोड़ कुएं तराई में मिलते हैं, थोड़ा सा खुदाई करने पर जहां पानी निकल आता है उसे पाताल तोड़ कुएं कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? पाताल तोड़ कुएं, है ना। पाताल तोड़ का मतलब है कि बहुत कम खुदाई करने पर जब पानी निकल आता है तो उसे कहते हैं पाताल तोड़ कुएं। ठीक है। उत्तराखंड में जब आप उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन शायद अभी नहीं पढ़ा होगा। उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन में जब हम, एक तो गंगा का मैदान है, फिर तराई है, फिर उससे ऊपर भाबर है, भाबर के ऊपर को शिवालिक श्रेणी, फिर दूंद्वार हो गया, फिर मध्य हिमालय और फिर बृहद हिमालय और थोड़ा सा ट्रांस हिमालय का भी हिस्सा आता है। तो ये उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन जब पढ़ोगे तो वहां पर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन में जो तराई का क्षेत्र होता है वहां पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ठीक है। तो पाताल तोड़ कुएं किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो तराई के क्षेत्र में। चलिए, तो भाबर, तराई और डेल्टा, तीन चीजें सबको समझ में आ गई होंगी। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं और बता रहा हूं आपको, बांगर और खादर सुनो। बांगर किसे कहते हैं? बांगर क्या होते हैं? प्राचीन बाढ़ के मैदान में, इधर पर लिख दे रहा हूं, बांगर का मतलब होता है प्राचीन जो बाढ़ के मैदान होते हैं, पहले जिनमें बाढ़ आती थी, बाढ़ के मैदान। अब सुनो, पहले बाढ़ आती थी, उससे मैदान बन जाते थे खेती के लिए, पहले बहुत उपयोगी हुआ करते थे। लेकिन अब यहां पर हाँ, उधम सिंह नगर में है। याद कैसे रहता है? याद हो जाता है, अब तुम भी पढ़ाओगे धीरे धीरे तो हो जाएगा। शुरू कर दो तुम इस बार पढ़ाना, है ना। बांगर क्या होते हैं? प्राचीन बाढ़ के मैदान होते हैं, मतलब पुराने बाढ़ के मैदान है ये बांगर, पुराने बाढ़ के मैदान है। अब यहां पर देखो, पहले तो यहां पर बाढ़ आती थी जिससे यहां पर पूरे क्षेत्र में खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब यहां पर नहीं होते, अब ये टीले के रूप में होते हैं। प्राचीन बाढ़ के मैदान ये टीले जैसे होते हैं, तो यहां पर कोई खेती नहीं होती। अब यहां पर लोग जो नदी के किनारे बगड़ होते हैं उनमें रहना शुरू कर देते हैं, अपने घर वगैरह इन क्षेत्रों में बना देते हैं। तो ये प्राचीन बाढ़ के मैदान क्या कहलाते हैं? बांगर। और खादर क्या होते हैं? खादर होते हैं आधुनिक बाढ़ के मैदान। आधुनिक बाढ़ के मैदान क्या कहलाते हैं? बाढ़ के मैदान। आधुनिक जो बाढ़ के मैदान है ये खादर कहलाते हैं। आजकल इनमें बाढ़ आती है तो प्रतिवर्ष इनमें बाढ़ आने से ये खेती के लिए उपयोगी होते हैं। बांगर खेती के लिए उपयोगी नहीं होते, लेकिन खादर खेती के लिए बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। ठीक है। तो खादर कैसे पढ़ा उसके लिए मल्टीपल रिवीजन करो, अपने आप हो जाएगा, है ना। मल्टीपल रिवीजन करो तो याद हो जाए। अब मैं दिन भर रिवीजन ही तो करता हूं, दिन भर रिवीजन होते रहता है। ये एक ही यही चीज कई सारे बैचों में चलते रहती है ना। ज्योग्राफी कितने सारे बैचों में चल रही होगी अभी, कहीं ज्योग्राफी चल रही है, कहीं पॉलिटी चल रही है, कहीं हिस्ट्री चल रही है, कहीं इकोनॉमिक्स चल रहा है, कहीं उत्तराखंड चल रहा है, कहीं हिंदी चल रहा है, कहीं रीजनिंग चल रही है, कहीं पेडागोजी चल रही है, सब चलते, वो हर बैच चलता रहता है दिन भर ना, तो उसमें रिविजन होते रहता है, तो तभी उसमें हो जाता है फिर धीरे धीरे। चलिए, अगर कोई नहीं होता तो फिर मैं YouTube में पढ़ा देता हूँ, है ना। YouTube में पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, फिर भी नहीं होता तो वैसे ही वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ, तो वो रिवीजन हो जाते हैं। तो तुम लोग भी क्या करो, एक सामने कैमरा लगाओ, उसमें फटाफट पढ़ाते रहो, जब तक धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी सब, है ना। यही है। चलिए, तो बांगर खादर भी समझ आ गया होगा। भाबर, तराई, डेल्टा, बांगर, खादर हो गए। बांगर का मतलब है प्राचीन बाढ़ के मैदान और ये खेती के लिए उपयोगी नहीं होते। खादर का मतलब आधुनिक बाढ़ के मैदान और ये खेती के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, आधुनिक बाढ़ के मैदान है। हाँ, बस ये है कि इतना है मेरे पास। मैं बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूँ, इतनी चीज है कि वैसे पढ़ाते पढ़ाते हो तो जाती है, लेकिन मेरे पास ये है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो फिर सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूँ, उसमें फिर मुझे उसकी जरूरत नहीं होती। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और उत्तराखंड हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, और करंट तो करंट भी चल ही रहा है अभी, हाँ, करंट हो गया, और जनरल साइंस भी हो जाती है ना। और उसके अलावा ये लगभग लगभग सांस की कचकच भी चलते रहती है, सब होता है ऐसा, तो है ना। हाँ, ये चीज, ये चुनौती तो है आपके साथ साथ, ये चुनौती होती है, लेकिन फिर भी देखो, अब चुनौतियों से जब बाहर निकलना ही सफलता है ना। नहीं नहीं, अब ये चीज तो होती है, चुनौतियां कई, अब हमारे साथ भी चुनौतियां, कैसी कैसी चुनौतियां होती है। अब उसके बाद भी मुझे, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो फिर
पढ़ाने में आपको अलग मजा आएगा, है ना। आपको चैलेंजेस कितने भी हैं, कई तरीके की परेशानियां हमारे साथ भी होती है, लेकिन जब पढ़ाते हैं तो फिर वहां पर सब कुछ भूल जाते हैं, वहां पर फिर अलग इंजॉय रहता है ना। मतलब कितनी भी घर की जितनी भी परेशानी है, जब पढ़ाने लगते हैं तो वहां आकर के सब भूल जाते हैं। तो वो सबसे अच्छा टाइम होता है पढ़ाने वाला। तो कहीं की भी कोई टेंशन है तो जैसे ही क्लास में चले जाओ तो फिर वो सब दूर हो जाती है। तो ये इसकी विशेषता है ना। तभी मन भी लगता है पढ़ाने में कि यार चलो कुछ भी नहीं है तो अच्छा तो लग रहा है पढ़ाने में, है ना। मन लगा रहता है तो अच्छा रहता है, बाकी जो टेंशन है वो भी मूड थोड़ा फ्रेश हो जाता है उससे।